कि जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये कंपैरिजंस है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन आपको हर में ये सिंटैक्स डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी हर लैंग्वेज में ये होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ कंडीशंस, स्विच, फॉर लूप, ये पहले हम लूप पढ़ भी चुके हैं। व्हाइल लूप, फॉर इन लूप, ये फॉर इन और जो फॉर ऑफ है ये स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट के हैं, और बाकी अक्सर लैंग्वेजेस में ये नहीं होते। लेकिन ये बाकी जो इफ कंडीशंस हैं, लूप्स हैं, नॉर्मल जो लूप्स होते हैं, ये हर लैंग्वेज में सेम होते हैं। उसका जो तरीकेकार है वो सेम होता है। सिंटैक्स मतलब कि उसके लिखने का तरीका डिफरेंस हो सकता है। तो बाद में जब आप ये बैकएंड करेंगे जॉब लेने के बाद, फ्रंट एंड में जॉब लेने के बाद, रिएक्ट नेक्स्ट जेएस में जॉब करने के बाद, जब आप बैकएंड करेंगे पाइथन और जेंगो के अंदर, तो फिर आप अगर ये अच्छे तरीके से ये समझे हुए होंगे आपने, फंक्शंस, लूप्स, ये स्ट्रिंग के साथ जो हम काम कर सकते हैं, तो ये अच्छे तरीके से समझे हुए होंगे, तो वो आपको सीखना बहुत ही आसान होगा। वो आपको लगेगा कि ये तो इंतहाई आसान है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से अब समझ लें। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स ये वाले नीचे तक तकरीबन यहाँ तक, ये सेंटर वाले टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझना है आपने। तो सबसे पहले कहता है कि कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये ट्रू और फॉल्स को चेक करने के लिए कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो कहता है कि एक्स की वैल्यू वो रखता है एक्स इज इक्वल टू 5, और फिर वो चेक करता है नीचे डबल इक्वल के साथ कि एक्स डबल इक्वल 8, क्या एक्स जो है वो 8 के बराबर है। तो इसका जवाब क्या आना चाहिए? एक्स की वैल्यू उसने ऊपर रखी है 5, अब वो कह रहा है कि क्या एक्स 8 के बराबर है? नहीं है, तो फॉल्स आएगा। क्या एक्स 5 के बराबर है? हाँ, 5 ही रखी है, और ये इस साइड पर ये भी इंटीजर है, और इसने ये 5 ही रखी है, इंटीजर है, तो ये ट्रू है। ठीक है। अब ट्रिपल इक्वल क्या करता है? ट्रिपल इक्वल साथ टाइप भी चेक करता है कि वो दोनों साइडों पर, जो इस साइड पर वैल्यू है, जो इस साइड पर वैल्यू है, उन दोनों की टाइप भी क्या है। अब यह कोड के साथ वो कहता है कि क्या एक्स डबल इक्वल कोट वाला 5, और वैसे वो सिंगल मतलब कि सिंपल है, इंटीजर है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि स्ट्रिंग वाला 5, इस साइड पर इंटीजर वाला है 5, ऊपर देखें इंटीजर वाला 5 है, और इस साइड पर स्ट्रिंग वाला 5 है, तो ये ट्रू है क्योंकि उनकी दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर टाइप भी चेक करनी हो कि साथ हमें टाइप भी बताओ, वो भी चेक करो, तो फिर ट्रिपल इक्वल लगाते हैं। अभी नीचे वाली में क्या कहता है कि क्या एक्स ट्रिपल इक्वल 5, मतलब कि एक्स की वैल्यू भी 5 ही है, और क्या इस साइड वाला वाला 5 इंटीजर है, और जो एक्स की असल वैल्यू है इस साइड पर वो भी इंटीजर है, तो टाइप भी इक्वल है और वैल्यू भी इक्वल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ये नीचे वाला क्या होगा कि अब इसमें क्या है, ये वैल्यू तो इक्वल है लेकिन टाइप इक्वल नहीं है। अब इसमें ये स्ट्रिंग वाला 5 लिखा हुआ है उसने, जबकि एक्स की वैल्यू वैसे क्या है, सिंपल 5 है, जो कि इंटीजर वाली है। तो इस साइड पर समझो आप इंटीजर है, और इस साइड पर स्ट्रिंग वाला है, तो वैल्यू तो बराबर है लेकिन टाइप बराबर नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या जवाब आएगा? फॉल्स आएगा। तो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। इसमें वो चेक करते हैं कि क्या एक्स नॉट इक्वल टू 8 है। हाँ, एक्स की वैल्यू वैसे ऊपर 5 है, अब नॉट इक्वल टू 8 है, तो ये सही है, ट्रू है। अब वो कहता है कि क्या एक्स नॉट इक्वल टू 5 है। आ, अब इसमें तो ये इक्वल है। ट्रिपल इक्वल डबल इक्वल में अब वो टाइप भी साथ चेक कर रहा है, इस तरह के सिंगल इक्वल लगाएंगे तो सिर्फ वो वैल्यू चेक करेगा नॉट के साथ, और नॉट के साथ डबल इक्वल लगा देंगे तो टाइप भी चेक करेगा। तो अब ये चेक करता है कि क्या एक्स की वैल्यू और टाइप दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस साइड पर एक्स जो है वो 5 है, इंटीजर वाला, और इस साइड पर भी इंटीजर की वैल्यू है 5 ही है, तो ये तो बराबर हैं। अब ये कंडीशन कह रही है कि क्या ये बराबर नहीं है, तो इस सवाल का जवाब क्या है? फॉल्स है। ये कंडीशन में पूछ रहा है कि क्या ये एक्स की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर नहीं है, तो वो तो बराबर है। यहाँ पर ये कह रहा है क्या ये बराबर नहीं है, तो इसका जवाब है फॉल्स, क्योंकि वो बराबर है।
इसमें इस वाली कंडीशन में क्या कहता है कि क्या एक्स की जो वैल्यू है उसकी टाइप भी और इंटीजर वाली वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो भी और टाइप भी क्या दोनों बराबर नहीं है। तो ये ठीक है, ये कंडीशन इसकी ट्रू है, क्योंकि इस साइड पर हमारे पास एक्स है इंटीजर वाला, और इस साइड पर जो वैल्यू हम उसको चेक कर रहे हैं बराबर करके वो है स्ट्रिंग वाला 5। तो ये बराबर नहीं है दोनों, क्योंकि टाइप बराबर नहीं है, वैल्यू तो है बराबर लेकिन टाइप बराबर नहीं है। तो इसका जवाब आएगा ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम सिंगल इक्वल लगा दें तो फिर इसका जवाब फॉल्स आएगा सिंगल इक्वल के साथ। एक्स नॉट इक्वल टू कोट वाला 5 अगर कहें तो वो तो वैल्यू सिंगल इक्वल में सिर्फ वैल्यू चेक होती है, वो तो दोनों साइडों की वैल्यू बराबर है, और हम कह रहे हैं कि वैल्यू बराबर नहीं है क्या। तो फिर वो फॉल्स आएगी अगर यहाँ पर सिंगल इक्वल होगा। तो यहाँ तक समझ लगी है क्या आपको यहाँ तक? अच्छा, ये कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट है कि क्या एक्स नॉट इक्वल टू 8 है। हाँ, सीधी सी बात है, एक्स को तो वैल्यू ही बराबर नहीं है, तो ये तो ट्रू है। एक्स नॉट इक्वल टू 8 है, हाँ सही है। एक्स इक्वल के एक्स जो है वो 8 के बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स ऊपर हमने कितना रखा हुआ है, 5 रखा हुआ। अब वो कहता है कि क्या एक्स ग्रेटर देन 5 है। एक्स 5 कह रहा हूँ, 8 है। क्या एक्स ग्रेटर देन 8 है? हम्म, नहीं, एक्स तो है 5, तो 5 8 से बड़ा नहीं होता है, तो इसके जवाब क्या आएगा, फॉल्स। क्या एक्स लेस देन 8 है? हाँ, एक्स 5 है और 8 से वो कम ही होता है, तो ट्रू आएगा। क्या एक्स जो है मतलब कि 5 वो 8 से बड़ा और बराबर, बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है? तो ना तो वो बड़ा है ना बराबर है, तो फॉल्स आएगा। यहाँ से नीचे वाला, क्या एक्स जो है वो 8 से छोटा या बराबर है? छोटा है, तो एक कंडीशन ट्रू होगी, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगी इसकी वैल्यू। ये या है, दोनों नहीं है, मतलब कि या बड़ा हो या बराबर हो, दोनों में से अगर कोई भी बात ट्रू हो जाए तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मतलब यहाँ अगर 5 लगा दें तो बड़ा तो नहीं होगा लेकिन बराबर होगा, तो वैल्यू इसका जो जवाब है वो ट्रू आ जाएगा। अच्छा, आगे हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। ये कैसे यूज कर सकते हैं हम? इसमें दोनों कंडीशंस को चेक किया जाता है, जो आपने नाइन्थ में पढ़े हों शायद फिजिक्स के अंदर, एंड गेट और आर गेट। तो वो सेम यही इसी तरीके से काम करते हैं, यहाँ आपको आसानी से समझ लग जाएगी कि क्या सीन हो रहा है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। एक्स, क्या एक्स जो है वो अच्छा, एक्स की वैल्यू अब क्या है, 6 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 3 है यहाँ पर। तो अब वो कह रहा है कि क्या एक्स 10 से छोटा है। हाँ, एक कंडीशन तो हो गई ट्रू, एक्स 10 से छोटा है, ये ट्रू हो। अब दूसरी कंडीशन है, क्या वाई 1 से बड़ा है। वाई की वैल्यू क्या है, 3 है, और 3 1 से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन भी हो गई ट्रू। तो इस पूरे का जो जवाब है, इस पूरे का जवाब तब ट्रू आएगा जब दोनों की कंडीशन ट्रू हो, ऐड होने की वजह से। ऐड होने में जब दोनों या तीनों या जितनी भी कंडीशंस है अगर वो सारी की सारी ट्रू हो, तो फिर उसका ओवरऑल जवाब ट्रू आता है। और अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो उसका जवाब फॉल्स होता है। इसको ट्राई एड करके देखते हैं। यहाँ पर हम ये देखें, उसने नीचे वो एक एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है। पहले वाली जो ये वाली है, इसमें क्या कहता है कि एक्स 10 से छोटा है, एक्स है 6 और वहाँ वो 10 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू होगी पहले वाली। और वाई जो है वो 1 से बड़ा है, हाँ वाई 3 है वो 1 से बड़ा है, ये दोनों ट्रू हो गई। तो लिहाजा इसका ओवरऑल जो जवाब है वो भी ट्रू आएगा यहाँ पर। और एक्स जो है वो 10 से छोटा है क्या, एक्स है 6 और 10 से छोटा है, हाँ बिल्कुल ये एक कंडीशन ट्रू होगी। एंड वाई जो है वो क्या 1 से छोटा है, वाई है 3, क्या ये 1 से छोटा है वाई जो कि 3 है? तो नहीं, ये कंडीशन तो होगी फॉल्स। अब कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि उसका जवाब फॉल्स दे देता है। तो इसका ओवरऑल जवाब इस पूरे का जो सिलेक्ट किया, इस पूरे का जो जवाब है वो फॉल्स आएगा।
तो ये इस तरीके से एंड ऑपरेटर काम करता है। आर ऑपरेटर इसका अपोजिट चलता है। आर ऑपरेटर में कोई एक भी ट्रू हो तो जवाब ट्रू हो जाता है। जैसे कि ये कहता है कि क्या एक्स 5 के बराबर है। चेक करते हैं, एक्स तो है 6, तो ये तो होगी फॉल्स। एक्स 5 के बराबर नहीं है, ये इतनी कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या वो कहता है कि वाई 5 के बराबर है। वाई भी 5 के बराबर नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कोई एक भी फॉल्स हो जाए, अ, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, फिर इसका जवाब फॉल्स आएगा। इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो जवाब ट्रू आ जाएगा। और एंड में ट्रू करने के लिए सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। और आर में फॉल्स करने के लिए सारी कंडीशंस का फॉल्स होना जरूरी है। कोई एक भी ट्रू हो गई तो जवाब ट्रू आ जाएगा। और एंड में कोई एक भी फॉल्स हो गई तो जवाब फॉल्स आ जाएगा। अब इसमें ये क्या कहता है, नॉट ऑपरेटर कहता है कि एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई। एक्स वाई के बराबर, एक्स वाई के बराबर है क्या, एक्स तो है 6 और वाई है 3, तो एक्स वाई के बराबर नहीं है, इतना जवाब आ गया फॉल्स। फिर नॉट उसको उल्ट कर देता है कि जो जवाब फॉल्स आया है उसको नेगेटिव बना दो। यानी कि अगर यहाँ इसका जवाब ट्रू है तो नॉट उसको फॉल्स बना देता है, और इसका जवाब अगर फॉल्स है तो नॉट उसको ट्रू बना देता है। तो इसलिए इसका ओवरऑल जो जवाब आएगा वो आएगा ट्रू। इसको ट्राई आउट करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं वाई भी 6 कर दूं तो ये नीचे उसने एक और भी किया, इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। वाई अगर मैं कर दूं 6, दोनों बराबर हैं, एक्स और वाई दोनों बराबर हैं, तो इसका जवाब हो गया ट्रू। और उसको नॉट कर दूं, यानी कि ट्रू है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, रन करेंगे तो ये देखें फॉल्स आया है। तो नॉट ऑपरेटर का ये कमाल होता है कि जो भी जवाब आया है, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, तीन तरह के होते हैं। ये सिर्फ दो कंडीशंस में नहीं, इसको हम तीन चार जितनी भी कंडीशंस चाहें हम लगा सकते हैं। और इनको आगे मजीद कम्प्लेक्स करने के लिए हम ऐसे ब्रैकेट्स में लगाकर और फिर आगे एंड लगाकर, तो ये बाद में देखेंगे, मतलब कि कम्प्लेक्स भी किया जा सकता है। उसके बाद है टर्नरी ऑपरेटर। इसमें ये क्या करता है, इसमें ये पहली कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू हो तो उसके बाद वाले जवाब हमें रिटर्न करेगा, और अगर वो फॉल्स हो तो ये कॉलन्स के बाद वाला जवाब रिटर्न करेगा। अगर यानी कि कंडीशन ट्रू हो तो उसके क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जवाब हमें मिलता है वो टेबल में, एज इज लेस देन 18। अगर ये जवाब हो ट्रू तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, टू यंग। और अगर ये फॉल्स है तो रिटर्न में ओल्ड इनफ मिलेगा। यानी कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन हो गई ट्रू तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला हिस्सा प्रिंट होता है, रिटर्न होता है। और अगर ये कंडीशन हो जाए फॉल्स तो कॉलन के बाद वाला हिस्सा प्रिंट होता है। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगहों पर। तो टर्नरी ऑपरेटर का काम कैसे लिखते हैं भला, इसको ये यहाँ पर कंडीशन होती है, ये कंडीशन और आगे क्वेश्चन मार्क और आगे कॉलन, क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ भी जो उसका जवाब है और आगे कॉलन और आगे उसका जवाब। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला हिस्सा आता है, और फॉल्स हो जाए तो कॉलन के बाद वाला हिस्सा आता है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर ये देखें, एज, एज की क्या उसने वैल्यू दी है, एज की वैल्यू वो लेगा जो यहाँ पर उसको देंगे, यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो लेगा। क्योंकि उसने कहा है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एज और उसकी वैल्यू, ये आईडी एज वाली और इसकी वैल्यू आप, अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट उसने 18 दी हुई है, तो उसकी वो कहता है कि वैल्यू जो भी दी हुई है वो ले लो और फिर उसको इस वेरिएबल में डाल दो। और फिर आगे वेरिएबल को आप अच्छा, वेरिएबल में एज नहीं डालेगा, बल्कि एज को इस ऊपर वाले एज में डालेगा। जो वैल्यू उसको मिलेगी यहाँ से उसको वो लेकर इस एज वाले वेरिएबल में डाल देगा, फिर चेक करेगा क्या ये जो वैल्यू उसने ली है क्या वो 18 से कम है। अगर तो 18 से कम है तो प्रिंट हुआ हुआ आएगा टू यंग। अगर वो 18 से कम नहीं है तो प्रिंट हुआ हुआ आएगा ओल्ड इनफ। ट्राई इट करने पर ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन उसने बनाया हुआ है जो कि ट्राई इट करने पर चलता है।
तो यहाँ मैं इसको ट्राई इट करता हूँ और उसने कहा ओल्ड इनफ टू वॉट, ये उसने प्रिंट करवा दिया ओल्ड इनफ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि वैल्यू में है हमारे पास 18, उसने कंडीशन चेक की, क्या ये 18 मतलब एज 18 18 से छोटी है, क्या 18 18 से छोटा होता है, नहीं तो वो तो बराबर होता है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। तो क्या हमारा प्रिंट होगा, कॉलन के बाद वाला हिस्सा ओल्ड इनफ, यहाँ वो टेबल के वेरिएबल में ओल्ड इनफ आएगा, आगे टू वॉट लिखा हुआ आएगा। और अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10, और फिर ट्राई इट करता हूँ, तो क्या एज में क्या आएगा, 10 आएगा, और वो 18 से कम होगा, ट्रू हो जाएगा, तो कॉलन के ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला हिस्सा आएगा टू यंग। इसको मैंने रन किया और यहाँ पर 18 के बजाय लिखा 17, और अब ट्राई इट किया तो टू यंग टू वॉट लिखा हुआ आ गया। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का ये कमाल होता है कि एक ही लाइन में आप वो पूरी कंडीशन लगा सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ तक समझ लगी है आपको कंडीशंस तक, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दफा आप अपने दिमाग में सोचें और फिर बताएं कि समझ लगी है, नहीं लगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ लग गई है, बच्चे कह रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे है जी कंपेयरिंग टाइप्स। मुख्तलिफ तरह से वो कह रहा है कि कंपेयर हम कर सकते हैं। 2 इज लेस देन 12, तो ये ट्रू आएगा। 2 इज लेस देन, ये इस तरह वाले कोड वाले से कम हो तो फिर भी ये ट्रू आएगा। 2 इज लेस देन अगर हम कहें स्ट्रिंग दे दें तो फॉल्स आएगा, क्योंकि वो एन है, ये वो टू का क्या कंपैरिजन बनता है कि नाम से वो छोटा या बड़ा है, बड़ा भी हो तो फिर भी फॉल्स आएगा, इक्वल हो फिर भी फॉल्स आएगा, क्योंकि टू तो इंटीजर है, इसका क्या कंपैरिजन बनता है कि वो इससे बड़ा छोटा हो। स्ट्रिंग में बेशक दोनों साइडों पर स्ट्रिंग हो जाए तो इस तरह वो कंपेयर इसको नहीं करेगा, फॉल्स आएगा। बेशक बड़ा, नहीं स्ट्रिंग में अगर बेशक दोनों साइडों पर स्ट्रिंग है तो फिर उसको उसकी जो वैल्यूज हैं उनको एटलीस्ट वो देख कर जवाब देगा, मतलब कि 2 इज लेस देन 12, तो दोनों साइडों पर क्योंकि वैल्यू तो है स्ट्रिंग के अंदर और सही वाली वैल्यूज हैं, तो वो उसको इंट में से निकाल कर वो चेक कर लेगा या उसके बिहाइंड द सीन के 2 12 से कम है, उलट जवाब दे रहा है। क्या 2 लेस देन 12 है, इसका जवाब तो आना चाहिए ट्रू। और यहाँ पर 2 लेस देन 12, टू ग्रेटर देन है, तो हाँ अनएक्सपेक्टेड ये रिजल्ट हमें क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रिंग्स बनाकर वो देख रहा है, स्ट्रिंग्स बनाकर उसको स्ट्रिंग के हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है। पहले भी हमने जो सॉर्ट करना था बड़े छोटे को देखने के लिए, वो भी इसी वजह से हमने छुड़वा दिया था कि स्ट्रिंग्स को वो जरा और तरीके से कंपेयर करता है और बड़े छोटे का हिसाब लगाता है, तो ये दोनों क्योंकि स्ट्रिंग्स हैं तो उसका बिहाइंड द सीन वो और ही तरीके से कोई देख रहा है। यहाँ पर अगर 21 करके देखें, क्या 21 लेस देन 12 है, अच्छा अब भी फॉल्स है। क्या 22 ग्रेटर देन 12 है, अच्छा अब ट्रू आ गया है। क्या 2 ग्रेटर देन 12 है, हाँ देखो अब भी ट्रू कह रहा है कि 2 ग्रेटर देन 12 है, वो कह रहा है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो स्ट्रिंग्स को वैसे अगर आपने कंपेयर करना हो तो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से बचने के लिए आपने सेटिंग्स को नॉर्मली कंपेयर नहीं करना होता, आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, आप इसको फंक्शन नंबर में डालें और जो नंबर की वैल्यू हो उसको कंपेयर करें, तो फिर आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे मैथमेटिकल वाले। अदरवाइज स्ट्रिंग को कंपेयर जहां तक मुमकिन हो आपने स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर नहीं करना, और आप कंपेरिजन करना है तो उसको पहले चेक कर लें कि क्या वो कहीं स्ट्रिंग वैल्यू तो नहीं है, स्ट्रिंग हुई तो वो फिर बिहाइंड द सीन अपनी बाइनरी में से चेक करके उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। यहाँ पर वो डबल इक्वल लगा रहा है दोनों साइडों पर स्ट्रिंग को, तो हाँ इक्वेलिटी को चेक किया जा सकता है, ये दोनों वो कह रहा है कि फॉल्स हैं, अगर क्या हम दोनों वैल्यू सेम दे देंगे तो ट्रू आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर भी 12 दे दें तो दोनों साइडों पर स्ट्रिंग हैं तो इसका जवाब ट्रू आ जाना चाहिए। लेकिन जब बड़ा छोटा करना हो तो फिर वो स्ट्रिंग्स में बड़ा छोटा जो है ना वो बड़े और तरीके से करता है, वो बाद में देखेंगे उसको कि स्ट्रिंग में कैसे वो कंपैरिजन करता है। तो यहाँ तक कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं।
अच्छा, नल वैल्यू को क्या कहता है? डबल डबल ऑपरेटर इक्वल वाला ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न द फर्स्ट आर्गुमेंट इफ इट इज नॉट नलिश और अनडिफाइंड। अगर वो नल या अनडिफाइंड नहीं है तो फर्स्ट आर्गुमेंट को रिटर्न करता है। क्या मतलब, कैसे? और अदरवाइज क्या करता है? अदरवाइज इट रिटर्न द सेकंड आर्गुमेंट। एक टेक्स्ट उसने लिखा है मिसिंग, और यहाँ पर वो नेम है नल। तो क्या क्या उसने कहा है कि अगर वो वैल्यू फर्स्ट वाली नल हो तो ये क्या करता है? रिटर्न द फर्स्ट आर्गुमेंट इफ इट इज नॉट नलिश। अगर वो नल नहीं है तो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर वो नल है तो सेकंड वैल्यू ये वाली। अब टेक्स्ट में क्या है लिखा हुआ? मिसिंग लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये नेम की वैल्यू नल है, तो वो वैल्यू नल हो तो क्या रिटर्न करता है? सेकंड वाली वैल्यू। इसलिए यहाँ पर मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है। और अगर इसको मैं नल की बजाय कुछ और लिख दूं, हेलो लिख दूं, जो कि नल नहीं है, ना अनडिफाइन है, तो पहली वैल्यू अगर ना अनडिफाइन हो ना नल हो तो रिटर्न में क्या आता है? पहली वैल्यू ही आती है, मतलब कि हेलो लिखा हुआ आना चाहिए। नेम इज हेलो लिखा हुआ आएगा रिजल्ट में। इस रिजल्ट में नेम इज हेलो आएगा, क्योंकि वो ना नल है ना अनडिफाइन है। तो इस सिंटैक्स के अंदर जो पहला पैरामीटर है नेम वाला, जो कि हेलो है, यही रिटर्न होगा। और अगर ये नल या अनडिफाइन हो, ये नल हो या अनडिफाइन हो, इस तरह पहला पैरामीटर अगर नल या अनडिफाइन हो तो फिर वो सेकंड वैल्यू रिटर्न करता है। इसको आप रन करके देखेंगे तो आप ये देखें, सेकंड वैल्यू, टेक्स्ट की सेकंड वैल्यू क्या है? टेक्स्ट इज इक्वल टू मिसिंग है, तो ये मिसिंग प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये डबल इक्वल ऑपरेटर है, ये इस तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास इफ कंडीशंस हैं, इफ और एल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें काफी हमें समझ लग चुकी है कि कैसे यूज करना। इसका सिंटैक्स ये है कि आपने कीवर्ड लिखना है इफ, और आगे ब्रैकेटें लगानी है छोटी, फिर आगे करली ब्रैकेट लगानी है, और उसमें आपने कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड रन कर देना है। ये ब्लॉक ऑफ कोड तब चलेगा जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू नहीं हुई तो ये नहीं चलेगा। जैसे कि ये हम इसको कह रहे हैं कि अगर न्यू डेट डॉट गेट आवर, न्यू डेट डॉट गेट आवर, ये क्या करेगा? हमें करंट आवर देगा, जो कि अभी इस वक्त है 12। हाँ, 12 बजे हैं। या इसको प्रिंट भी करवा के देखा जा सकता है कि आवर्स में वो क्या हमें रिटर्न करवा रहा है। 12 ही रिटर्न उसको करवाना चाहिए। या फिर उसको ये रिटर्न करवाएगा उसके हिसाब से, 24 घंटों के हिसाब से। तो इस चीज को हम पहले इसको भी यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, अ, कि वो वैल्यू रिटर्न क्या होती है। गेट टावर में पहले आएगा, और फिर साथ उसमें प्लस और साथ गुड डे आ जाएगा। अच्छा, वो आवर 0 हमें रिटर्न करवा रहा है। 12, क्योंकि 12 बजे हुए हैं, तो 24 बजने को 0 कहते हैं। 12 AM है ना, तो 24 बजने को 0 कहते हैं, तो ये 0 रिटर्न करवा रहा है। और क्या वो 0 < 18 है? हाँ, 0 < 18 होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और कंडीशन ट्रू होने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा गुड डे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये कह दूं 19, मैं लिख दूं, क्या 19 < 18 है? नहीं, ये कंडीशन तो हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा? पी टैग के अंदर ये गुड डे वाली बात लिखी हुई नहीं आएगी, बल्कि जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू है गुड इवनिंग वही आएगी। ये देखें, गुड इवनिंग जो ओरिजिनल वैल्यू है वही आई है। ये वाली ब्लॉक चला ही नहीं। अगर ये चल जाए तो ये पी टैग को पकड़कर, आईडी डेमो वाले पी टैग को पकड़कर उसमें ये वैल्यू गुड डे प्रिंट करवा देता है। तो ये इफ कंडीशन है। एक और हम एक मिसाल ले लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू, या नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ वसीम। वसीम, और कंडीशन में मैं चेक करता हूँ कि क्या नेम इक्वल टू
ये यहाँ डबल इक्वल ही लगाना है, यहाँ सिंगल इक्वल गलती से नहीं लगा देना, क्योंकि सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि इस साइड की वैल्यू को इसमें डाल दो, ये वैल्यू सेम इस नेम में रख। डबल इक्वल का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या ये नेम इज इक्वल टू वसीम है? अगर तो ये ट्रू हो जाए तो अलर्ट हो जाए, अलर्ट प्रिंट करवाए और लिखा हुआ आए, हाय, और आगे जो नेम की वैल्यू है, नेम ही नेम, जो भी नेम की वैल्यू है हाय, और आगे नेम की वैल्यू जो भी है वो लिखी हुई आ जाए। अगर ये वैल्यू, अगर ये ट्रू होगी कंडीशन तो ये चलेगी, ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, ये नीचे वाला अलर्ट वाला, अगर ये ट्रू हो गया। तो आपके हिसाब से क्या ये ट्रू है कंडीशन? नेम की वैल्यू है वसीम और मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्या नेम इज इक्वल टू वसीम, मतलब इस साइड पर है वसीम, इस साइड पर वसीम, दोनों ट्रू हैं, तो क्या होगा हमारे पास? ये अलर्ट आएगी हाय वसीम। और ये बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं हाय के बाद थोड़ी सी वैसे, और आप अलर्ट करते हैं तो ये देखो हाय वसीम लिखा हुआ आ गया। और अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक और एम लगा देता हूँ, तो क्या ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी? ये कंडीशन अब हमारी ट्रू नहीं होगी, तो लिहाजा अलर्ट भी प्रिंट नहीं होगी। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लिहाजा उसके अंदर ये जो कोड है ये भी नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन, इफ कंडीशन जब ट्रू हो फिर उसके अंदरूनी कोड तब चलता है। उसके बाद एल्स होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो फिर ये ब्लॉक चले, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये नीचे वाला ब्लॉक चले। इसी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं एल्स लगा देता हूँ, ELSE एल्स, और आगे करली ब्रैकेट्स और इंटर कर देता हूँ। ये इफ एल्स लिखने का तरीका है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला इफ कंडीशन वाला ये ब्लॉक चले, इन ब्रैकेट्स वाला, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाला ब्लॉक चले, एल्स वाला। और इसमें भी मैं अलर्ट ही प्रिंट करवाता हूँ, और अलर्ट में लिखता हूँ नॉट ट्रू, खुद से मैं लिख रहा हूँ नॉट ट्रू, कि कंडीशन ट्रू नहीं हुई लिहाजा ये वाली अलर्ट चलिए, और अगर कंडीशन ट्रू हो तो ऊपर वाली चल जाए। चेक किया और ये देखो कंडीशन ट्रू नहीं थी तो वो नीचे वाली एल्स वाला ब्लॉक चला है, एल्स वाला कोड चला है। और अगर कंडीशन हो जाए ट्रू, अब ये इस केस में क्या है, मैंने एम मिटा दिया वहां से, अब ये ट्रू है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, दोनों में से एक ही चलेगी, या इफ चलेगी या एल्स चलेगी। ये नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठी चल जाए। बस हाई व सेम लिखा हुआ आया और बस यहीं पर एग्जीक्यूशन उसकी बंद होगी चलने की, कोड की यहीं तक चलेगा, नीचे वाले आएगा ही नहीं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो नीचे आएगा और यहाँ इसको चलाएगा। तो ये इफ के साथ एल्स इस तरीके से यूज हो रहा है। अच्छा, आगे है एल्स इफ। एल्स इफ और एल्स इफ में ये फर्क है कि वो दोनों में से अगर कोई एक भी चल जाए तीनों में से, या जितनी भी इफ एल्स दी हुई हैं उनमें से कोई एक भी चल जाए तो बाकी फिर नहीं चलती हैं। साल के तौर पर एल्स इफ, अच्छा हम ये जो है ना इनपुट में ले लेते हैं नेम, ताकि वो कोई भी नेम दे हो रहा हम उस हिसाब से चलें। तो इनपुट वाला कौन सा था जिसमें इनपुट में, हाँ ये वाला, हम इफ कंडीशंस की यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, एल्स इफ और एल्स इफ की, इफ एल्स की। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो कंडीशन लगी हुई है इसको हम मिटा देंगे। अ, यहाँ जो वो टेबल की जगह हम क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्ट, और ऊपर एक रिजल्ट वाला हम वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर, बल्कि ये सारा तो इफ कंडीशन में आना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये जिसकी आईडी एज है उसमें जो वैल्यू है उसको पकड़ रहा है और उसको एज में डाल रहा है। और यहाँ पर मैं इफ लगाता हूँ, इफ एज की बजाय मैं करता हूँ मार्क्स, मार्क्स, आईडी बेशक एज रहने देते हैं। इफ मार्क्स जो हैं
वो ग्रेटर देन है, या ग्रेटर देन है 80 से। अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 80 से, तो फिर आप अलर्ट करवा दो, ये छोड़ देते हैं। फिर आप अलर्ट करवा दो, अलर्ट करवा दो बी ग्रेड। और अगर एल्स इफ, या अभी इफ ही लगाते हैं, दोबारा भी इफ ही लगाते हैं, या आपको इफ और एल्स इफ में फर्क नजर आएगा। दोबारा इफ लगाई मैंने, और यहाँ से दोबारा मैंने चेक किया, इसी को कॉपी कर लो। 3 दफा या 4 दफा, 4 दफा। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो ए ग्रेड प्रिंट करवा दो। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तो सी ग्रेड प्रिंट करवा दो। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, तो आप ए बी सी डी ग्रेड प्रिंट करवा दो। और एल्स, एल्स में मैं चाहता हूँ कि एफ ग्रेड प्रिंट हो। एफ ग्रेड। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 17। इसको रन करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 18 या 17, जो भी लिखते हैं, या 20 लिखता हूँ, या 25 लिखता हूँ। और अब मैं ट्राई इट करता हूँ, तो क्या कौन सी कंडीशन चलेगी? ये सारी कंडीशन चेक होंगी। क्या मार्क्स ग्रेटर देन 80 है? नहीं, फॉल्स हो जाएगा, ये तो अलर्ट नहीं आएगी, बी ग्रेड तो लिखा हुआ नहीं आएगा। क्या मार्क्स ग्रेटर देन 60 है? नहीं, वो तो अभी 25 है, तो सी ग्रेड भी लिखा हुआ नहीं आएगा। क्या मार्क्स ग्रेटर देन 50 है? नहीं, 50 से भी बड़े नहीं है, तो डी ग्रेड भी लिखा हुआ नहीं आएगा। अब कोई भी, अब इस ये जो एल्स है, ये इस ऊपर वाली कंडीशन की है, इसकी सिर्फ ये इस कंडीशन की एल्स है। तो ये कंडीशन फाल्स जब हो जाएगी, तो फिर एफ ग्रेड लिखा हुआ आएगा। और इसको मैं रन करके ट्राई इट के ऊपर क्लिक करना, 17 या 25, ये जो भी लिख दूँ, 25 लिखो और ट्राई इट करो, तो ये देखें एफ ग्रेड लिखा हुआ आया है। अब ये इस तरह तो हमारा कोड चल गया बिल्कुल सही। अ, अब में मसला ये है कि जब एक बच्चा है, उसने 95 मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ पर सारी कंडीशन चेक होंगी कि, अच्छा एक और लगा देते हैं ए ग्रेड वाली भी, जो क्या चेक करे, जो अगर 90 से बड़ा है ना, तो फिर वो ए ग्रेड प्रिंट करवाए। तो क्या ये जो 95 है मार्क्स है, वो 90 से बड़े हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, बड़े हैं, तो ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। रन करके देखते हैं। अ, इसको रन करेंगे पहले, यहाँ पर 95 लिखेंगे, और अब इसको ट्राई इट करेंगे। ये देखें ए ग्रेड आ गया, हमारा एक्सपेक्टेड यही था कि ठीक है ए ग्रेड आ गया। अभी आगे देखना है, मैं ओके करूंगा, बी ग्रेड, मैं ओके करूंगा, सी ग्रेड, ओके करूंगा, डी ग्रेड। और बस, ये ऐसा क्यों हुआ है? इससे सारे प्रिंट करवा दिए, हमें एक ही चाहिए, क्योंकि ये 95 मार्क्स था, और इसने इफ कंडीशन में सारी उसने चेक कर दी है कि 95 90 से बड़ा है, ए प्रिंट हो जाएगा। ये मार्क्स 80 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 80 से बड़ा है, 95 बी भी प्रिंट होगा। ये मार्क्स 95 जो है 60 से भी बड़े हैं, सी भी प्रिंट होगा। 50 से भी बड़े हैं, डी भी प्रिंट होगा। एफ, शुक्र है उसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि वेल्स में था। तो इस तरह की कंडीशन, जब हमें कि कोई एक भी अब इसमें से ट्रू हो जाए, कोई एक भी ट्रू हो जाए, तो बाकियों को वो छोड़ दे, तो इस तरह का सिनेरियो अगर हो, जो कि अभी रिसेंट हमारा है, हमारा अगर इसमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि डी सिलेक्ट हो जा, हम कहते हैं कि एक बच्चा है, उसने 95 मार्क्स लिए हैं, 85, और अब मैं इसको ट्राई ट्राई एट करता हूँ, तो ये इस रेंज में आता है बी ग्रेड, तो इसको बी ग्रेड प्रिंट करवा के बस कर देना चाहिए। उस बेचारे को ये बी भी लगाता है, सी भी लगाता है, डी भी लगाता है,
क्योंकि 85 में ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, ये नीचे वाली भी ट्रू हो जाती है, नीचे वाली भी ट्रू हो जाती है। तो हमारा जो अब ये वाला केस है, इसमें ये ऐसा केस है कि अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो फिर बाकियों को ना छेड़ो, तो उसके लिए यूज होता है एल्स इफ। एल्स इफ लगाते जाएंगे सबके साथ। अब इस केस में क्या होगा कि कोई एक भी ट्रू हो गई सब में से, तो बाकियों को नहीं छेड़ेगा। सबके साथ एल्स लाके पहले वाली के साथ नहीं लगाना। पहले वाली इफ होगी, बाकी एल्स 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 इफ एल्स इफ एल्स इफ होंगी। अब इस कंडीशन में ये एक ये ट्रू हो जाएगी ये वाली जब, तो ये बाकी नीचे वाली बेशक वो ट्रू है ये नहीं है वो नहीं देखेगा। अब इसको रन करेंगे, दोबारा से 85 लिखेंगे, 85, और इसको ट्राई इट करेंगे और ये बी ग्रेड और बस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि इफ अगर आप यूज करें तो उसमें क्या फर्क है, और एल्स इफ यूज करें तो उसमें क्या फर्क है। एल्स इफ में कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो बाकियों को नहीं देखता, लेकिन अगर इफ सारी लगी हुई हो तो वो सबको देखता है, जो कि बाज दफा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है फिर। तो ये है एल्स इफ का कमाल। दोबारा से बता रहा हूँ, एल्स इफ में कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए, जैसे कि ये मैं इसको ट्रू करने की कोशिश करता हूँ 61 देकर, 61 दिया और इसको ट्राई इट किया, तो सी ग्रेड आएगा और बस। तो ये इसका कमाल है कि कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू होगी सब में से, तो बाकियों को नहीं छेड़ेगा। ठीक है। और इससे कोड की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है कि कोई एक भी ट्रू होगी बाकी को उसने वो रीड ही नहीं करना, तो जाहिर सी बात है हमारा कोड भी फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको सारी ही रीड करना पड़े, तो जाहिर सी बात है उसको सारी रीड करना पड़ेंगी, तो वो थोड़ा लेट